मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली आपने स्टार्ट किया होगा विद कॉस्ट अकाउंटिंग। इनिशियली ये माना जाता था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्ट लेजर्स बनाना, कॉस्ट की डबल एंट्रीज करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना, वेरिएंस एनालिसिस करना, बजटिंग करना, उस तक लिमिटेड है। यूजुअली एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिफरेंस देखा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, ये हमें बात चीजें क्लियर हैं। मिसाल, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंपेयर करें विथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो एक हमारे पास आएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है। बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, statement of financial position, statement of changes in equity, statement of cash flows, but that all is for the years ended, जो वक्त गुजर चुका है। कभी भी आइंदा आने वाले वक्त की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं दी जाती। दूसरा, इसमें जो रिपोर्टिंग की जाती है वो की जाती है एज पर स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी आर फ्लेक्सिबल। हम किस तरह से स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कब कब स्टेटमेंट्स बनाते हैं, क्वार्टरली बनाते हैं, वीकली बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, और उनको प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है हमारी मर्जी है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो स्टेटमेंट्स बनाई जाती है उनका एक स्टैंडर्ड है कि क्या चीज कहां पे फेस पे दिखाई जाएगी, कौन सी चीज डिस्क्लोजर में दिखाई जाएगी, कौन सी चीज नेट ऑफ की जाएगी, कौन सी चीज अलग से शो की जाएगी, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो प्रेजेंटेशन है वो स्टैंडर्ड की तरफ से स्पेसिफाइड है। अच्छा, नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। कॉस्ट अकाउंट्स बनाना या मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाना इज ऑप्शनल, हम चाहें तो बनाएं, हम चाहें तो ना बनाएं। अच्छा, अब अगर हम मजीद डिफरेंस देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ, नाउ यू कैन रिकॉल कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, द वेरी फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू में हम ये दिखाते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे? नो। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचे, किस प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे, हर एक यूनिट की प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या थी? नो, हम क्या दिखाते हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेट्स से यू शो ओपनिंग स्टॉक, सो डू यू एक्चुअली रिपोर्ट कि कौन कौन से स्टॉक यूनिट्स के, कौन कौन से प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? नो, वी सिंपली शो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट, वैल्यू इतनी है, प्रोडक्शन या परचेसेस इतनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट इतना है। उसमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल होती है। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो नॉन फाइनेंशियल यानी नॉन मॉनेटरी भी होती है। नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ किलोग्राम्स, सो लाइक यू कैलकुलेट वेरिएंसेस, तो वेरिएंसेस में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कितने रुपए का डिफरेंस है, हम देखते हैं कि कितने किलोग्राम्स लगने चाहिए थे, कितने किलोग्राम्स लगाए गए हैं, कितने आवर्स का काम था, कितने आवर्स में किया गया है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, नॉन फाइनेंशियल भी होती है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के अलावा हम इंफॉर्मेशन को करते हैं एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। What's difference between quantitative and qualitative? What is difference between quantitative and qualitative? We prefer in quantitative we prefer money, and in qualitative we prefer quality over money. That is not the case actually. Quantitative is anything that is quantifiable. Quantifiable means anything that can be counted. Now we can count anything in currency and we can simply count anything in number of units. तो अगर हम ये बात करते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए
और कितने मे बनाए, दोनों काउंटेबल है। तो क्लासरूम के अंदर कितनी चेयर्स हैं और कितने की चेयर्स हैं, दोनों काउंटेबल है। लेकिन एक चीज को हम काउंट कर रहे हैं इन करेंसी और एक चीज को हम काउंट कर रहे हैं विदाउट करेंसी। तो कितने का एक यूनिट पड़ा और कितने किलोग्राम्स में एक यूनिट बना, कितने आवर्स में एक यूनिट बना। तो नंबर ऑफ केजीज, नंबर ऑफ आवर्स आर काउंटेबल, लेकिन पैसों की बात कौन कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कितने रुपयों का मटेरियल इसमें लगा, कितने रुपयों के घंटे इसमें लगे, दैट इज फाइनेंशियल। तो क्वांटिटेटिव इज एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, 1 2 3 4 5 6, जिस भी चीज को हम गिन सकें। लेकिन गिना पैसों में भी जा सकता है और बिना पैसों में भी जा सकता है। क्वालिटेटिव इज समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। इसको हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव इज बेसिकली expression of opinion. So if we talk about the number of chairs, it is quantitative. If we talk about the amount of chairs, it's quantitative. लेकिन if we talk about the comfort of chair, if we talk about the design of the chair, the beauty of the chair, तो हम कहते हैं इसका डिजाइन बड़ा खूबसूरत है, कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, रिलायबल बहुत ज्यादा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल, किसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है और कितना मटेरियल यूज किया, दो बात है। अगर मैं कहूं कितना मटेरियल यूज किया गया है तो मैं क्वांटिफाई कर रहा हूं, लेकिन कैसा मटेरियल यूज किया गया है और मैं कहता हूं प्लास्टिक बड़ी आउट क्लास है इसकी, लेदर बहुत अच्छा है इसका, वी आर डूइंग व्हाट, वी आर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि एक कंपनी को क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं और क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, there are prominently many differences between financial accounting and cost accounting. But what is difference between cost accounting and management accounting? There is no. There is only one difference. That is qualitative and quantitative. ये सारे जो differences हैं ये cost and management accounting के हैं, लेकिन cost accounting और management accounting के दरमियान सिर्फ एक ही difference है, क्या? Qualitative. Now, what does qualitative actually mean to us? एक वर्ड हम यूज करते हैं CSF. CSF का मकसद है critical success factors. A business must know, a company must know what factors are critical to the success of an organization. कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के पीछे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, कामयाबी के लिए क्या जरूरी है, सक्सेस के लिए कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं। तो व्हाट कैन हैपन कि इफ वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर बिजनेस, वी मस्ट नो कि इस बिजनेस में क्या क्या चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। से फॉर इंस्टेंस अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करते हैं, यू गेट मेनी ऑप्शंस कि आप एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल हॉस्पिटल्स के अंदर जा सकते हैं, बट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू विल कंसीडर इंपॉर्टेंट? मल्टीपल, ओके। क्वालिटी से आपका क्या मकसद है कि ट्रीटमेंट अच्छी करते हैं या नहीं करते? इफ बोथ हॉस्पिटल्स आर वेरी गुड, ओके, उसके पास इक्विपमेंट्स कौन से हैं, यस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कौन सी हैं, मे बी हम डॉक्टर का नाम भी देखें कि इसके पास कौन से डॉक्टर्स हैं, फिर आपको कितनी केयर के साथ ट्रीट करते हैं, यस, हाइजीन है या नहीं है, या वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा है, पेशेंट को कितना केयर से ट्रीट करते हैं। लाइक एक हॉस्पिटल्स होते हैं जिसके ऊपर सर पे एक बंदा खड़ा होना जरूरी होता है, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं कहते हैं आप जाएं, हाँ, यस, देयर आर मल्टीपल। अच्छा, फिर उनका जो सॉफ्टवेयर है, ऐसा ना हो कि वो डोज प्रॉपर नोटिस ना करते हो। अब हॉस्पिटल्स ने भी क्या किया, ERPs लगा दी हैं
ERPs में पेशेंट को फाइल लेके घूमने की जरूरत नहीं है, उसको बोलेंगे आप रो बनाओ, आप घूमो, वो सिस्टम में डालते जाएंगे इसको किस टाइम पे क्या मेडिसिन दी जा चुकी है, कौन सी इंजेक्शन दी जा चुकी है। जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, जब वो ओटी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो वो उससे फाइल नहीं मांगेंगे, उससे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगेंगे, वो जैसे सिस्टम में लगाएंगे तो उसके पास सारी चीजें आ जाएंगी। ये तमाम चीजें हैं कि पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उसको बोले आप रिलैक्स हो जाए ना, आप सिर्फ पिक एंड ड्रॉप दीजिएगा बस, बाकी आप घर जाएं। हाँ, हैसल नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल चीजें हम नोट करते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में हमें दिखेंगी तो हम उसको प्रेफर करेंगे, अगर किसी हॉस्पिटल में थोड़ी कम दिखेंगी, ठीक है, वी वॉन्ट प्रेफर। तो अ हॉस्पिटल मस्ट नो व्हाट इज अबाउट अस दैट कस्टमर वैल्यूज, दैट अ पेशेंट वैल्यूज। फिर बेशक आप ज्यादा पैसे चार्ज करें, लेकिन फील उसको होटल वाला दें कि वो हॉस्पिटल में नहीं आया है, वो किसी 5 स्टार होटल में आया है, और वो उसके लिए आपको पे करेगा। पेशेंट भी एक सिक्योर फील करेगा, हॉस्पिटल से अच्छा है, अब तो ठीक ही होकर निकलूंगा। है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ऑफ कोर्स एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम एक कॉस्ट अकाउंटेंट से उठ के चेंज एजेंट की तरफ चला गया है। नाउ वी आर द चेंज एजेंट्स। व्हाट डज चेंज एजेंट मीन? कि एक बिजनेस को डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर आउट परफॉर्म करने के लिए, सक्सीड करने के लिए, यस, आपको टर्निंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल आप सिर्फ लेजर्स बनाने पे नहीं रह गया, आप सिर्फ बजट्स बनाने पे नहीं रह गया, आप सिर्फ वेरिएंसेस बनाने पे नहीं रह गया, लेकिन हमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एज दें। तो ऑफ कोर्स हमारा जो सिलेबस हमें चीजें अब सिखाएगा, जितनी भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशंस हैं, उन्होंने इस बात को रियलाइज किया है, यू नो दिस वेल, कि विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी सर्टेन स्किल्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब नो मोर इज वैल्यूइंग सर्टेन स्किल्स। उनको कहते हैं बेटा आप साइड हो जाए, क्योंकि आपकी जगह पे सॉफ्टवेयर आ गए, आपकी जगह पे मशीन्स आ गई हैं। एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन हियरिंग कि अकाउंटेंट का कुछ टाइम में काम खत्म हो जाएगा, ऑडिटर का कुछ टाइम पे काम खत्म हो जाएगा, एंड दिस हैज एक्चुअली हैपेंड। जो अकाउंटेंट है या जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, उनके काम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए हैं। स्पेसिफिकली जब हम जापानीज टेक्निक्स पे आए हैं, जापानीज ने बेसिकली क्या किया है, जो सिस्टम्स वो लेके आए हैं उनको कहा गया है AMT, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या करना था, रॉ मटेरियल खरीदा गया है, डबल एंट्री करेगा, डेबिट रॉ मटेरियल, क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल, या फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट करेगा। रॉ मटेरियल इशूड टू WIP, तो डेबिट WIP, क्रेडिट रॉ मटेरियल, ये बच्चों वाली बातें करता रहता था। प्रोसेस अकाउंट्स बनाएगा, रॉ मटेरियल दिया गया, कन्वर्जन कॉस्ट दी गई, नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, WIP है, EPU है, फिर फिनिश गुड्स बन गया, फिर कॉस्ट ऑफ सेल गया। अब सिलसिला क्या हुआ है, जापानीज ने कहा कि इन्वेंट्री क्यों बना रहे हो, जस्ट इन टाइम पे आ जाओ। जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि पहले ऑर्डर आता है एंड हम उसको फ्लैश बैक करते हैं, एकदम से उसको बना के देते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ है? दिस इज पॉसिबल ऑल बिकॉज ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट था तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल करना है तो सामने रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। अब हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हो गए हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में टाइम ही नहीं लगाते। सही है, यस, इन द मैटर ऑफ सेकंड्स। वो कहते हैं मैं घुमा दिया। लेकिन अगर आपका एक ट्रेडिशनल तरीका चलता था, अब तो भाई बिल्डिंग्स ही कोई घंटों और हफ्तों में खड़ी कर देते हैं, क्योंकि रेडीमेड फाइबर शीट्स लाते हैं और उनको बस असेंबल करके ये कहते बन गया। फर्नीचर शीट्स आती हैं, बॉक्सेस में पैक आता है, एक जगह पे खोलते हैं कमरे के अंदर, अदरवाइज उसको लाना बड़ा मसला था। लेकिन वो कमरे के अंदर शीट्स खोलते हैं, ऐसे टाइट करते हैं कि पूरा फर्नीचर खड़ा हो जाता है। ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि WIP की स्टेज को उन्होंने गायब ही कर दिया है। कहीं फिनिश गुड्स पहले बिकेगा फिर बनेगा, तो रॉ मटेरियल खरीदा गया, उसको WIP में भेजा गया, उसको फिनिश गुड्स बनाया गया, फिर उसको कॉस्ट ऑफ सेल में, यस, अब तो सब कुछ खत्म कर दिया। उसके अलावा कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट अगर ज्यादा थी
तो बात समझ में आ रही थी कि हमें कॉस्ट डिटरमिन करनी है। लेकिन अब फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो वेरिएबल कॉस्ट है सर्विसेज की तरह वेरिएबल कॉस्ट निग्लिजिबल कर दी है और फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो एब्जॉर्प्शन को हमें ध्यान से देखना है। मल्टीपल टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स ने हमें हेल्प करना है कि हम अपनी पूरी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर्ली चलाते जाएं। तो दिस इज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग एक्चुअली, दिस इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब क्या क्या टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, आज हम वो टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं और हर टॉपिक के पीछे क्या चीजें हमने कवर करनी है और कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको आज बताता चलता हूं, बाकी हम इन डिटेल में ओवर द पैसेज ऑफ टाइम करते चलेंगे। फिर सिलेबस में पहला पार्ट आ रहा है कॉस्ट प्लानिंग, और कॉस्ट प्लानिंग में वी हैव गॉट लर्निंग कर्व। व्हाट्स लर्निंग कर्व? ये समझ सकती हूँ कि अगर एक बंदा है कोई चीज फर्स्ट टाइम पे बना रहा है और फिर वो वही चीज सेकंड टाइम पे बना रहा है, फिर वो टेक द सेम टाइम, टेक द लेस टाइम। दैट इज, इसकी पूरी एक थ्योरी है जो कि कहता है कि द टाइम टेकन बाय फर्स्ट बैच, द टाइम टेकन बाय फर्स्ट यूनिट is lengthy, is longer. As the cumulative job is repeated, the average time per job or the average time per batch is reduced. This is what we refer as learning curve. Of course, yes, the work should be the same and there is always a steady stage. एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे ये लर्निंग कर्व लगना सीज हो जाएगा, उसके बाद जितने भी यूनिट बनाए जाएंगे will be taking exactly the same time taken by the last unit. हेल्प कहां करेगा? जब हम कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्ट प्लानिंग में हमें डिटरमिन करना है कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम, एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है। सो व्हाट डू वी डू इज हम देखते हैं कि एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगा, इंक्लूडिंग द नॉर्मल वेस्टेजेस, हम वो उसमें डाल देते हैं कि एक यूनिट पे मटेरियल इतना लगेगा। देन हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा। अक्सर फर्स्ट टाइम जब यूनिट बनाया जाता है तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उसका एक सैंपल बनाया जाता है और सैंपल के अंदर देखा कि एक यूनिट बनाने में लेबर को लेट से 4 घंटे लग गए। लेबर को हर घंटे के हम देते हैं 200 रुपए, तो 800 रुपए का यूनिट में लेबर का खर्चा आ गया। बट इज दिस द फेयर कॉस्टिंग? बिकॉज द सेकंड यूनिट विल नॉट बी टेकिंग सेम 4 आवर्स, द थर्ड विल नॉट बी, 10th विल नॉट बी, 15th विल नॉट बी। जब हम 100 यूनिट्स बनाएंगे, जब हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारी जो टाइम पर यूनिट है दैट विल नॉट बी सेम 4, तो आपकी कॉस्टिंग ही गलत है। लर्निंग कर्व में हम हाँ, लेकिन टाइम कौन सा बेस लें? हम एवरेज टाइम लेंगे, ठीक है। वो कैसे दिया जाएगा? वो लर्निंग कर्व को अकाउंट फॉर किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बजटिंग करते हैं कि आइंदा आने वाले साल में हम एक लेबर प्लानिंग करते हैं कि डू वी हैव सफिशिएंट लेबर अवेलेबल कि हम ये प्रोडक्ट्स बना सकें, तो एक लर्निंग लिमिटिंग फैक्टर की थ्योरी आती है कि वी हैव गॉट लिमिटेशन, स्कार्सिटी है, शॉर्ट सप्लाई है, हमारे पास इतना लेबर ही नहीं है कि हम ये सारे प्रोडक्ट्स बना सकें। लेकिन मे बी आपकी ये प्लानिंग गलत हो। आपने रखा कि पहले यूनिट ने 4 घंटे लिए और उसकी डिमांड 10,000 है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, मुझे 40,000 घंटे चाहिए होंगे, मेरे पास तो है 80,000, तो मैं एक्स बनाऊं, वाई बनाऊं, जेड बनाऊं, तीनों तो नहीं बना सकता। लेकिन होल्ड, 4 घंटे लगेंगे ही नहीं। बजटिंग में आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, व्हेन वी परफॉर्म वेरिएंस एनालिसिस कि इतने यूनिट्स बनाने के पीछे इतने घंटे लगने चाहिए थे, अगर आपने स्टैंडर्ड में 4 घंटे रखे थे तो वेरिएंस हमेशा फेवरेबल आएगा, क्योंकि एक्चुअल टाइम तो उतना लगेगा ही नहीं। तो आप अगर पहले इसको सोच के रखते थे प्लानिंग के टाइम पे कि भाई 4 घंटे कहां से, 600 यूनिट बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर हम बजटिंग के अंदर, वेरिएंस एनालिसिस के अंदर या कॉस्ट प्लानिंग के अंदर लर्निंग कर्व को अकाउंट फॉर करेंगे तो वुड बी वेरी हेल्पफुल। लेकिन होता क्या है कि लर्निंग कर्व का हमें एक रेट चाहिए होता है कि किस रेट से लर्निंग होगी, ठीक है, कि हर यूनिट जब बनेगा तो टाइम कितने से कम होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशंस भी ठीक ठाक है और हाँ हाँ हाँ, लेकिन अल्टीमेटली हमारे यहाँ इसका अच्छा खासा लेवल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके जब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे ना, आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा। दूसरा टॉपिक वी हैव गॉट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। व्हाट इज लाइफ साइकिल?
फेजेस, यस। कौन कौन से फेजेस होते हैं? लाइफ साइकिल क्या है? व्हाट इज लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है? हाँ 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 हाँ। दिस इज बेसिकली क्रेडल टू ग्रेव एनालिसिस। एक प्रोडक्ट के पैदा होने से उसकी कब्र तक, उसके खत्म होने तक, ये थ्योरी ये कहती है कि प्रोडक्ट हैज अ लाइफ। इनिशियली प्रोडक्ट आता है डेवलपमेंट फेज में, जहां वो सिर्फ और सिर्फ खर्चे करता है, अर्न्स नथिंग, R&D लगता रहता है। नेक्स्ट स्टेज भी एंटर इज इंट्रोडक्शन, लॉन्चिंग फेज। लॉन्चिंग में सिंस प्रोडक्ट इज न्यू तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और वॉल्यूम बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब प्रोडक्ट फेमिलियर होना शुरू हो गया, मार्केट में इन हो गया, अब अपनी कॉस्ट रिकवर करना शुरू हो गया, अब अपनी सेल बढ़ गई, अब प्रॉफिट में आ गया। देन इज मैच्योरिटी, पीक। वहां प्रोडक्ट प्रॉफिट्स एंजॉय करता है, लेकिन अब यह आएगा डिक्लाइनिंग की तरफ। ठीक है, या तो आप इसको रीसेलेक्ट करवाओ, दोबारा इसमें जान फूंक दो, इस प्रोडक्ट को रिनोवेट, लाइक किसी तरीके से इनोवेट करो और वापस उठा लो। नहीं तो ये प्रोडक्ट अभी लाइफ खत्म कर चुका है, अब ये खत्म होगा। स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नोकिया इज अ कंपनी। एनी प्रोडक्ट, भाई सैमसंग नहीं डूबा गया, 100 बार डूबा है। आईफोन, एप्पल नहीं डूबा गया, 100 बार डूबा है, लेकिन वो प्रोडक्ट उन्होंने उन प्रोडक्ट्स ने खत्म कर दिया ना। लाइक would you still be using Samsung S4? No. प्रोडक्ट खत्म करें, कंपनी नहीं खत्म। हाँ, what we are talking about product life cycle. We are not talking about the company's life cycle. The company may survive for decades, but the product cannot. हर प्रोडक्ट अपनी उरूज एंजॉय करेगा, लेकिन उसकी फिर ढलेगी जवानी और वो खत्म हो जाएगा। अगर हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा लाइफ साइकिल। आई डिडंट टॉक अबाउट कॉस्टिंग, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट LCC, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अगर मैं ये समझता हूं कि जो इसकी इंट्रोडक्शन है, लॉन्चिंग फेज है, दैट वुड लास्ट फॉर 1 ईयर, और मैं 1 साल के लिए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करता हूं, वुडंट दैट बी टू हाई? बिकॉज उसकी प्री प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है और वॉल्यूम बहुत कम है। अगर मैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करता हूं तो बहुत हाई आएगी, और उसके बेसिस पे अगर मैं सेलिंग प्राइस डिटरमिन करता हूं तो बहुत हाई आएगी। मे बी कि ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग पे ही मर जाए, लेकिन इफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट द गुड डेज आर येट टू कम, ये भी अभी लॉन्चिंग है, लेकिन अभी जब कस्टमर के साथ फेमिलियर होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बाय करेंगे, तो ये अभी ग्रोथ में जाना है, अभी ये मेच्योरिटी में जाना है। तो हम उसकी जो लाइफ कॉस्ट है वो पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्टली, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सेल दैट मच वॉल्यूम। जिस तरह कभी स्कूल स्टार्ट होता है तो स्कूल हमेशा 4 से 5 बच्चों से स्टार्ट होता है, वो भी जान पहचान वाले पकड़ लाते हैं और वो भी स्कॉलरशिप पे होते हैं। तो अगर स्कूल का ऑनर देखे यार बच्चे ही नहीं है, बंद कर दो, पहले साल में अगर बंद करने की बातें करोगे तो तरक्की तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये समझे कि ये प्रोडक्ट अभी 4 साल चलेगा, तो 4 सालों के खर्चे मिला के मैं 4 सालों के वॉल्यूम पे डिवाइड कर दूं, तो दैट वुड बी LCC। Fair? So the cost should not be calculated for each phase separately, but over its entire life. इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज टारगेट कॉस्टिंग। एनी आइडिया व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? This is a Japanese technique again. ट्रेडिशनली हम किसी भी प्रोडक्ट की जब सेलिंग प्राइस डिटरमिन करना चाहते हैं ना, तो वी फॉलो कॉस्ट प्लस। व्हाट्स कॉस्ट प्लस? हम एक प्रोडक्ट प्लान करेंगे, लॉन्च नहीं किया, बनाया नहीं है, हमने प्लान किया उसके क्या मटेरियल लगेगा, क्या लेबर होगा, कौन सी मशीन्स पे बनेगा, कितने घंटों में बनेगा। हमने एस्टिमेट किया कि एक यूनिट हमें कितने का पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। उस पर हमने लगा दिया अपना मार्कअप, 30%, 50%, 60%, जो भी आपको चाहिए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और हमने डिटरमिन कर लिया कि इस प्रोडक्ट को हम इतनी सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे। जैपनीज ने कहा गलत कर रहे हो, पहले कॉस्ट नहीं डिटरमिन करो, पहले सेलिंग प्राइस डिटरमिन करो। कैसे करोगे?
हाँ, कस्टमर क्या दे सकता है, बियरिंग इन माइंड मल्टीपल फैक्टर्स। पहला, मार्केट साइज क्या है, मार्केट साइज क्या है, आप क्या सेगमेंट निश को टारगेट कर रहे हो या लार्जर स्केल पे इसको बेचोगे। फिर आप टारगेट क्या करना चाहते हो, मिसाल पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियां आ गई, सो वी केप्ट ऑन सेंस 3G, जो बिग 3 है मर गया, बिग 3 मर गया, टोयोटा, सुजुकी, होंडा बड़ा एंजॉय कर लिया, MG आ गया, तबाह कर दिया। आज MG ने एक गाड़ी के ऊपर एक झटके में 23 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं। लाइक द कार वाज सेलिंग फॉर 62 लाख रुपीज नियरली, और उसको 86 लाख रुपए का कर दिया है। यू कैन नॉट सर्वाइव। क्या हो गया अचानक से, अब क्या कॉस्ट बढ़ गई हमारी होगी। 23 लाख रुपए अगर आपने क्रॉस ओवर एसयूवी पे बढ़ा दिए, यानी आप बंद कर रहे हो। ये तरीका थोड़ी होता है। 2-4 लाख रुपए बढ़ाते हैं एक झटके में 23 लाख रुपए। लेकिन आपने पहले देखना होता है कि अरे मार्केट क्या है, पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां बिकती हैं। नॉर्मली हुआ क्या था कि पाकिस्तान में जब गाड़ियां बिक रही थी तो एक होती है सेडान, ठीक है, जो यूजुअली हम गाड़ी चलाते हैं डिक्की वाली गाड़ी, वो सिविक थी। आखिर सिविक खत्म हो रही थी उस टाइम पे 40 लाख रुपए के ऊपर। फिर अगला स्टार्ट हो रहा था हाइलक्स या फॉर्च्यूनर, एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी स्टार्ट हो रही थी, और वो जा रही थी, शुरू हो रही थी 80 लाख से, ठीक है। फिर कंपनीज ने पाकिस्तान में आके देखा कि पाकिस्तान में 40 लाख से लेकर 70 लाख वाला जो ब्रैकेट है वो खाली है, उसमें कोई गाड़ी नहीं आती। अब अकॉर्ड है वो ऊपर चली जाती है, प्रीमियम जो जेन्युइन है वो ऊपर चली जाती है, इनको वो ब्रैकेट खाली है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाई। एक प्रॉपर एसयूवी होती है जिस तरह फॉर्च्यूनर है 7 सीटर, ठीक है, या इसूजू की डीमैक्स आती है, वो प्रॉपर एसयूवीज हैं, लैंड क्रूजर है। इन्होंने क्या किया, कॉम्पैक्ट एसयूवीज बना दी। उस टाइम पे हमारे पास MG ने लॉन्च की ZS या HS, यहां ग्लोरी आ गया, वहां टुसॉन आ गया, इन सब ने इस ब्रैकेट को फिल किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस कंज्यूमर के पास कोई खरीदने का ऑप्शन नहीं है सिविक के बाद। लेकिन आपने पहले मार्केट को इवैल्यूएट करना है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की मार्केट साइज क्या है, इस ब्रैकेट में कितने लोग होंगे कि ये गाड़ी खरीद सकेंगे। फिर और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, BRV भी आती है 7 सीटर, सुजुकी की विटारा भी चल रही है, वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ रही है। आप अगर लॉन्च करेंगे तो आपको अपना मार्केट शेयर टारगेट करना होता है कि मैंने इतनी गाड़ियां बेचनी है, बहुत है मेरे लिए। फिर आपने देखना है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में कंज्यूमर कितने पे खरीद सकता है। फिर आपका ब्रांड है, अगर आप एक चाइनीज ब्रांड है जिसका पाकिस्तान में कोई बड़ा नाम नहीं है तो कस्टमर इतने पैसे नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक रिनाउंड ब्रांड है, ठीक है, एक बहुत मिसाल पोर्शे है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है कि दुनिया में चलता है, जर्मनी में चलता है, और अब पाकिस्तान में एंटर हुआ है, Hyundai है अब पाकिस्तान में आया है, तो कस्टमर में भी आपके लिए ज्यादा पैसे दे। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसको कभी किसी ने पाकिस्तान में सुना भी नहीं है, वो रिस्क लेगा आपके ऊपर आने पे, तो आपको उसका मार्जिन रखना पड़ेगा। बहरहाल ये तमाम फैक्टर्स इवैल्यूएट करके पहले अपनी कीमत बताओ, प्राइस, फिर आप बताओ कि इसमें से कमाना कितना चाहते हो। रिवर्स आओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस नहीं आओ, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू, एंड दैट कॉस्ट इज नॉट कॉस्ट, दैट इज टारगेट कॉस्ट। इतने में आनी चाहिए गाड़ी। अगर आप अपनी जो फीचर्स आपने सोचे हैं एग्जैक्टली कि कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो मैं जिस तरह की गाड़ी में फीचर्स दे रहा हूं, जिस तरह का इंजन दे रहा हूं, जिस तरह के टायर्स हैं, जो उसमें सेंसर्स हैं, जिस तरह की बॉडी है, जो मैंने पैनोरामिक सनरूफ दी है, जिस तरह की सीट्स हैं, जिस तरह के उसमें क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, या रनिंग LEDs DRLs का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारी चीजें अगर मैं सोचता हूं तो मुझे गाड़ी तो घर में ही 45 लाख रुपए की पड़ रही है, और टारगेट कॉस्ट करिए कि 42 लाख रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये करना कहां पे है, इनिशियल फेज में। गाड़ी मंगवा के फिर नहीं पछताना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी रेफर एज टारगेट कॉस्टिंग। इसने सिस्टम को उल्टा किया, रिवर्स किया, एंड बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है टारगेट कॉस्टिंग। कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती इसकी, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं। अच्छा, एक हो गई हमारी कॉस्ट, इसमें वैल्यू एनालिसिस वगैरह सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव गॉट कॉस्ट एनालिसिस।
यस, इसकी हमारे पास सिर्फ थ्योरी है, नहीं कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी ऑफ कोर्स वो आपको कैलकुलेशन दे और आप उसको इवेल्युएट करो, लाइक हाँ कॉस्ट ड्राइवर्स के हिसाब से। व्हाट इज कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है कि फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट कॉस्ट का हिस्सा तो बननी चाहिए। दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सेज, दिस इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सेज। मार्जिनल कॉस्टिंग अब अलग रास्ते पे है, वो कहता है फिक्स्ड कॉस्ट को मैं यूनिट कॉस्ट में डालूंगा ही नहीं। इसने कहा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कि डालेंगे तो सही, लेकिन वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स के ऊपर, नंबर ऑफ मशीन आवर्स के ऊपर, नंबर ऑफ लेबर आवर्स के ऊपर। तो अगेन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की वजह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा कि कॉस्टिंग एक्टिविटीज के बेसिस पे होनी चाहिए, वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं और एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, तो अक्सर कॉस्ट पर यूनिट में फर्क आ जाता है। ये एनालिसिस आपको आनी चाहिए कि किस वजह से ये प्रोडक्ट सस्ता लग रहा था महंगा हो गया, और किस वजह से ये महंगा लग रहा था जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये सस्ता हो गया। अच्छा, इसी के बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के होंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, मैनेजमेंट। सो दिस इज रेफर्ड एज एबीएम, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। हाँ, ड्राइवर्स का, वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां कॉस्टिंग होती थी, यहां उसकी मैनेजमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट इज डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। दिस इज सिंपली के एक प्रोडक्ट पे हम क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं डायरेक्टली। एक तो होती है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, वो हम प्रोडक्ट्स को चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन वो खर्चे उस प्रोडक्ट की वजह से नहीं आ रहे। लेकिन जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट हैं टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो हम चार्ज करके प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की जाती है। जिस तरह हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो हमें क्या कमा के दे रहा है, उस तरीके से हमारे पास ना कस्टमर के बेसिस होते हैं, अलग अलग तरह के हमारे पास कस्टमर्स होते हैं। लेट्स से एक फ्लाइट एयरलाइन के लिए एक इकोनॉमिक क्लास है और एक बिजनेस क्लास है और अपर बिजनेस क्लास है या एग्जीक्यूटिव क्लास है। क्या हम तीनों से बराबर प्रॉफिट कमा रहे हैं? ऑफ कोर्स नो। हम देखेंगे कि क्या इनमें से वाकई में सारे कस्टमर्स प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं या कोई सेगमेंट लॉस लीडर है। अगर कोई लॉस लीडर है, ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या इसको चलाना चाहिए, इस वाले कस्टमर को हम कटा दें। ऑफ कोर्स आपने क्लास ऑफ कस्टमर्स को देखना होता है। मिसाल हमारे यहाँ जो गाड़ियां बिकती हैं वो अलग अलग क्लास को टारगेट करती है ना। जब हम मर्सिडीज मर्क की तरफ जाते हैं या ऑडी की तरफ जाते हैं, तो हमारे जैसा बंदा कहेगा है बेकार गाड़ी है, डिक्की में बैग ही एक आता है। हम शायद एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसमें पूरे खानदान का सामान आ जाए, पूरी ट्रिप का सामान आ जाए। लेकिन जब मर्सिडीज हम जैसा बंदा खरीदेगा तो सारे खानदान वाले लान-तान करके मार देंगे कि आप थर्ड क्लास गाड़ी लेके आ गया इतने करोड़ों रुपए देकर, क्योंकि वो भरम की गाड़ी है। उसमें डिक्की में, ट्रंक में इतना स्पेस नहीं होगा कि आप सारे खानदान की थैलियां लेके जाओ या पूरे बैग्स धुस के जाओ। उसमें एक बैग आएगा बहुत है। वो एग्जीक्यूटिव क्लास को टारगेट किया हुआ है। तो हाँ, बंदा भले वैसे भी सुकून में बैठ जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन वो डेलिबरेट ही नहीं देते एक क्लास मेंटेन करने के लिए। सिचुएशन ये है कि एक कंपनी के पास डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स होते हैं। कुछ कस्टमर्स प्रॉफिट दे रहे होंगे, कुछ ज्यादा प्रॉफिट दे रहे होंगे, कुछ कम प्रॉफिट दे रहे होंगे। लेकिन हमें तो पता होना चाहिए ना कि जो बैंक में मेरा अकाउंट होल्डर है, एक सेविंग अकाउंट वाला है, एक करंट अकाउंट वाला है, एक ने मुझसे लोन लिया है, एक ने मुझसे गाड़ी लीज करवाई, एक ने मुझसे क्रेडिट कार्ड लिया है, एक को मैं जानता नहीं हूं, बिल जमा करवाने आता है मेरे पास। अब मैं अगर एक कस्टमर का, एक बैंक का प्रेस्टीज कस्टमर हूं और मैं वहां पे जाता हूं, देखता हूं टोकन तो बहुत ज्यादा है, मुझे पैसे जमा करवाने हैं और लाइन लगा हुए पानी के बिल जमा करवाने लोगों की, बाबा के बिल जमा करवाने हैं, मैं तो बैंकर को बोलूंगा ना, भाई क्या तरीका है, हटाओ इनको। मैं आपका अकाउंट होल्डर हूं, पैसे जमा करवाने की लाइन में लगूंगा। इसी तरीके से अगर मैं एटीएम से पैसे निकालने जाऊं और यहां बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइन लगी हुई हो,
तो मैं तो बोलूंगा मैं कस्टमर हूं, तो वो क्या कहते हैं, गार्ड को कहते हैं अगर कार्ड दिखा देना कोई हमारा तो उसको पहले भेज देना, खातिन को रोक लेना कि तुम आप लोग बाद में करवाओ। आई डिजर्व रिस्पेक्ट। अगर एक बैंक देखता है यार ये पानी वाले या जो बिल जमा करवाने वाले लोग हैं ये इतनी रश में आ जाते हैं आखिरी तारीखों पे, उस चक्कर में मेरा जो मेन कस्टमर है वो डिससेटिस्फाई होकर चला जाता है। मैं भी इस कस्टमर को मैं कटा दूं, मैं भाई यहां पे पानी के बिल जमा ही नहीं होते, जाओ, यहां पे टेलीफोन के बिल जमा ही नहीं होते, जाओ। तो वो कस्टमर नाराज होगा ना, उतना बड़ा बैंक खोल के बैठे वापदा का बिल नहीं लेते हो। लेकिन मैं भी, मुझे वापदा अगर एक बिल पे जो पैसे दे रहा है वो इतने ज्यादा है कि ये कस्टमर भाड़ में जाए, मुझे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनानी होती है कि कौन कौन से कस्टमर की से मुझे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, हम उसकी एनालिसिस बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉफिटेबिलिटी। से एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट किस किस तरीके से सेल करता है, डाइन इन, टेक अवे, यस, ड्राइव थ्रू, डिलीवरी। चलिए टेक अवे आप खुद देके जाओ, डिलीवरीज मैं देके जाऊंगा, है। देयर आर मल्टीपल। कुछ गाड़ी में ऑर्डर यहां देंगे, मुझे उनको गाड़ी में करना है, तो ये डाइन आउट भी हमारे कस्टमर है, उसके लिए मुझे बंदे खड़े करने पड़ेंगे, वो बार बार हॉर्न बजाएंगे, मेरे कस्टमर को, मेरे स्टाफ को, वेटर को वहां पे होना है। जो डाइन इन करेगा उसको एसीज बना के देनी है, माहौल बना के देना है, हाइजीन बना के देना है, यहां पे सुकून से बैठेगा। जो घर पे होगा उसके लिए मुझे पैकिंग इंश्योर करनी है, ठंडा ना हो जाए, प्रॉपर पैक हो, और राइडर का ख्याल करना है। ये मेरे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है। लाइक फेसबुक यूज्ड टू बी facebook.com। जब एंड्रॉइड आया हर बंदे क्या, तो फेसबुक ने एक ऐप बना दी, बाजाहिर तो इट वॉज खैर है, और क्या था, सब बना रहे, ये भी बना ले, लेकिन उसका 85% जो रेवेन्यू था वो ऐप से आता है, सिर्फ 15% वेबसाइट से आता है। दराज कीप्स ऑन इंसिस्टिंग कि दराज.pk से चीज ना खरीदो, ऐप से जाओ, क्योंकि ऐप से उनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। यस, वो कहते हैं ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट खत्म करो अब, क्योंकि अब वेबसाइट वॉज अ डिफरेंट चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन इज अ डिफरेंट चैनल। उनको ऐप वाला जो पार्ट है वो बहुत इजी पड़ता है, उस पर नोटिफिकेशंस भी थ्रो करते हैं, पुश नोटिफिकेशंस कि रख रख के आपको ऐसे नोटिफिकेशन आ गया, भूख लगी है और हाँ लगी है, फिर तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। हमें देखना आता है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हमें कितना प्रॉफिट आता है। सही है। सो ट्रेडिशनल सिस्टम से प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना इज वेरी इजी। देन स्पेरेटो एनालिसिस, उसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं और ग्राफिकली चेक करते हैं कि कौन सा क्लास ऑफ कस्टमर, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है। ओके, देन इज कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। हाँ, यस, फेयर। एक आपने मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी देखिए जिसमें हम जस्ट इन टाइम, हाँ, काइजन कॉस्टिंग आपने पढ़ा है, एक्जैक्टली, सिक्स सिग्मा आपने पढ़ा होगा, यस। अच्छा, खैर, सो जस्ट इन टाइम से यू आर कंफर्टेबल, व्हाट इज जस्ट इन टाइम? हाँ हाँ, एंड जस्ट इन टाइम में बेसिकली दो बातें आती हैं, एक जस्ट इन टाइम परचेजिंग आती है, एक जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन आती है, फेयर। लेकिन इसका मैं आपको पूरा लेआउट समझाऊंगा। इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक कि जस्ट इन टाइम आइडिया देखा जाए तो ये होगा कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, हम यहाँ पे बना, जीनी थोड़ी बैठा हुआ है कि हुक्म में आका करके बना देगा। आपके पास इतनी मशीन्स भी तो हों। आप देखो हमारी जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, टोयोटा ने सबसे पहले ये चलान डाली थी। टोयोटा पहले गाड़ी बनाता था फिर सेल करता था, अब पहले बुकिंग लेता है फिर गाड़ी देता है, सही है। दिस इज जस्ट इन टाइम, और टोयोटा इज पायनियर, यानी दुनिया में सबसे पहले जो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट लाया था ना, वो टोयोटा लाया था। फिर तो उन्होंने किस तरीके से किया, आपको पता है, फैक्ट्री का पूरा लेआउट चेंज होता है। आपको कारखाने का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, जिस तरीके से आप काम करें, वो पूरा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक काम करते जस्ट इन टाइम चला लेते हैं, ऐसे ही काम करते नहीं होता, आपको पूरा इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके अंदर। सो जस्ट इन टाइम की टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है? काइजन कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग में हमें देखना होता है कि एक टारगेट कॉस्टिंग है, हाँ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है, कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते चलो। लेकिन काइजन कॉस्टिंग जो अप्लाई होता है वो लाइफ साइकिल के दूसरे फेज में होता है, काइजन कॉस्टिंग, और जो टारगेट कॉस्टिंग है वो लाइफ साइकिल के डेवलपमेंट फेज में होता है, यस। लेकिन मिलते जुलते हैं। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी
हमें हर एक स्टेप पे क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। कॉस्ट्स ऑफ क्वालिटी ये आपने पढ़ी थी, प्रिवेंशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नहीं पढ़ी होंगी, क्या 4 कॉस्ट है वो हम देख लेंगे। एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर, हाँ 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 हाँ, ओके। एक्सटर्नली ओरिएंटेड वैल्यू चेन, यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया ऑफ वैल्यू चेन। हाँ हाँ, MIS में पढ़ाऊंगा। तो पूरी एक सप्लाई चेन होती है, तो हमें उस पूरी वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर जगह जगह पे जहां भी डेफिशिएंसीज होती हैं, देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से इसके हर एक छोटी छोटी एरिया पे भी क्वालिटी प्रोसीजर्स पूरे होने चाहिए। कहीं एक जगह भी झोल निकलेगा ना, टोटल में मसला हो जाएगा। तो वैल्यू चेन एनालिसिस आपने करनी है, ठीक है, प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें भी सिर्फ थ्योरी है, इसमें हाँ जो अपस्ट्रीमिंग एंड डाउनस्ट्रीमिंग में आपने पढ़ा होगा, हाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अच्छा, आउटसोर्सिंग भी आपको पता है कि हम कोई चीज खुद खरीदें या वो हम बाहर से खरीदें। पार्टनरिंग, इंसेंटिव्स एंड गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स, ये अगेन जिस तरीके से हम चीजें बेचते हैं, एक होता है कि हम खुद अपनी आउटलेट खोल दें, एक क्या होता है हम फ्रेंचाइजिंग कर लें। जिस तरह लेट्स से ब्लैक एंड ब्राउन है, तो हमारे पास एक बेकरी है, तो बेकरी क्या करती है, उसका किचन एक जगह पे, उसकी खुद की ब्रांचेस है, लेकिन वो पार्टनरिंग करता है, वो किसी और को कहता है कि आप फ्रेंचाइज खोलें। जिस तरह सिटी स्मार्ट स्कूल है, वो आपको कहेगा कि आपको अपने एरिया में स्कूल खोलना है, आप अपनी बिल्डिंग मुझे दिखाओ, चीजें रेडी करो, मैं आपको अपनी फ्रेंचाइज दूंगा, नाम अपना दूंगा, सिलेबस अपना दूंगा, ट्रेनिंग्स मैं दूंगा, आप बच्चे इंडक्ट करो, जितना भी रेवेन्यू का उसकी परसेंटेज मुझे दे दीजिएगा। कंपनी के लिए भी आसान हो जाता है, चीजें डेलीगेट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट डिसीजन। व्हाट इज प्राइसिंग? हाँ 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 हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट, उसमें बातें ज्यादा हैं, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपके AFACR में अभी भी काफी हद तक चीजें कम है। जो एक्चुअली AFACR के अंदर स्टैंडर्ड्स आते हैं, आने चाहिए, हाँ आउटलाइन बड़ी है, छोटी है। अच्छा, व्हाट इज प्राइसिंग मीन? कॉस्टिंग का मकसद क्या है? कॉस्टिंग इज टू डिटरमिन द कॉस्ट, प्राइसिंग इज टू सेट अ प्राइस। लेकिन हम एक प्रोडक्ट की प्राइस किस तरीके से सेट करेंगे? पॉसिबली या तो हम कॉस्ट प्लस करें, या हम डिस्क्रिमिनेशन करें, या हम पेनिट्रेशन करें, या हम स्किमिंग करें, या हम प्रोडक्ट लाइन करें। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू सेट अ प्राइस। अच्छा, एक इसमें आता है रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, कि जब भी हम कोई फैसला ले रहे होते हैं तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को साइड करके सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट्स पे फोकस करना होता है। यस, और सिर्फ ये बात करनी होती है कि कौन कौन से खर्चे डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन आएंगे, या कौन कौन से रेवेन्यूज डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन आएंगे। एनी कॉस्ट और एनी रेवेन्यू दैट विल बी इंकर्ड और अर्नड अदरवाइज, चाहे आप फैसला हाँ में ले या ना ले, उनको हम कहते हैं बेटा आप लोग साइड हो जाओ, क्योंकि आप इररिलेवेंट हो। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं? ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। मटेरियल्स की रेलेवेंट कॉस्ट, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट, ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट, मशीन्स की, मतलब बहुत बच्चों वाली चीजें हैं ये, बेसिकली आपने कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ी होंगी, वो यहां पे आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म डिसीजंस। सो केस कंटिन्यूज, शॉर्ट टर्म डिसीजंस। हाँ, ये भी आपने पहले ही पढ़ा हुआ होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी, हाँ इन हाउस मेक वर्सेस बाय, हाँ या आउटसोर्स करें या इन हाउस परफॉर्म करें कोई चीज। मिनिमम प्राइसिंग फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि हमें कोई खास कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसकी हमें कीमत डिसाइड करेंगे कि हमें कितने में देना चाहिए। एक्स्ट्रा शिफ्ट डिसीजंस या ओवर टाइम, उसमें क्या होता है, लेट्स से हम अभी हफ्ते में 5 दिन बिजनेस कर रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं सैटरडे भी खोलें, ठीक है, तो सैटरडे खोलने की वजह से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा और कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। या लेट्स से अभी हम एक शिफ्ट चला रहे हैं, सुबह में सिर्फ स्कूलिंग चला रहे हैं, शाम में हमारा सेंटर बंद है, वी आर कंसिडरिंग कि शाम में भी क्यों ना कोई एक्टिविटी की जाए,
तो उसको शाम में स्टार्ट करने की जैसे क्या एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएंगे, क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, इसको हम एक्स्ट्रा शिफ्ट कहते हैं. मेक वर्सेस बाय इधर और प्रॉब्लम्स हैं, शटडाउन डिसीजंस हैं, चूजिंग बिटवीन ऑप्शंस एंड एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट्स. जॉइंट कॉस्ट्स में बेसिकली क्या है, चूजिंग बिटवीन ऑप्शंस ज्यादा है ना. हाँ हाँ, लेकिन देखो डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट कहते ही इसको है द चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. उसमें लेट्स से एक लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस आ जाता है कि वी हैव गॉट शॉर्ट सप्लाई ऑफ सर्टेन रिसोर्सेस, वी कैन नॉट डू विथ ऑल 3 or 4 प्रोडक्ट्स वी करेंटली सेल, तो हमें डिसाइड करना होता है उसमें. अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, एक आता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां से ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की शक्लें बदलना शुरू हो जाती हैं. एक होती है ज्वाइंट प्रोसेस. ज्वाइंट प्रोसेस में जब आप देखेंगे तो तीनों या चारों प्रोडक्ट्स जो है वो एक जैसे ही होंगे. एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ. स्प्लिट ऑफ पे ज्वाइंट प्रोडक्ट 1, ज्वाइंट प्रोडक्ट 2, ज्वाइंट प्रोडक्ट 3 या बाय प्रोडक्ट की शक्लें बदलना शुरू हो जाएंगी. हमें देखना होता है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट को यहीं बेचा जाए या इसको फर्दर प्रोसेस किया जाए. लेट्स से JP1 है, ज्वाइंट प्रोडक्ट 1 है, वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इतने का बिक सकता है, लेट्स से 600 रुपए का बिक सकता है. दूध की एग्जांपल ले लेना. हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स, कि हम उसको दूध की रेट में ही बेच दें या फिर इसको हम रिफाइन करके फर्दर प्रोसेस के. तो हमें देखना होता है कि फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी आएगी और उससे रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा. फिर तो ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग का पार्ट है. नेक्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. व्हाट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? रिस्क जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता हो. करेक्ट. करेक्ट. हाँ जी बिल्कुल. वैसे ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज्ड हैं, मतलब प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लेकिन टेक्निकली जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि रिस्क के क्वांटिफाइबल इंपैक्ट्स होते हैं और अनसर्टेनिटी के इंपैक्ट्स क्वांटिफाइबल नहीं होते. लेकिन अनसर्टेनिटी हो या रिस्क हो, हम कहते हैं अंधेरा है, श्योर नहीं है क्या होगा, सर्टेन नहीं है क्या होगा. तो हम जब डिसीजन ले रहे होते हैं तो डिसीजन डेफिनेटली किसी चीज के होने से पहले लिया जाता है. उसके आउटकम्स क्या होंगे ये तो किसी ने लिखवा के नहीं लिए. फिर तो एक फ्रूट भी अगर खरीद रहे हैं तो पता नहीं मीठा निकलेगा नहीं निकलेगा, वो भी रिस्क है. लेकिन हमें कुछ तरीके होते हैं कि हम देखते हैं कि हाँ, अगर वो अलाउ करता है कि आप कटवा के एक पीस निकाल के देख रहे, लेकिन वो कहता नहीं कटवाया तो फिर लेना पड़ेगा, तो हमारे बड़ों को कोई तरकीब होती है देखने की, या तो सूंघ के या हाथ लगा के बोलते नरम है, कुछ अंदाजे होता है. हमें बिफोर टाइम इन अनसर्टेनिटीज को एलिमिनेट करना है. ठीक है, फिर देखते हैं क्या वर्थ टेकिंग रिस्क है या नहीं है. अगर डाउट है ठीक है छोड़ दो, लेकिन अगर बहुत सस्ता मिल रहा है हम कहते खैर है, गायब भी हो गया तो मसला नहीं है. फिर देखा जाएगा कि रिस्क है कितना. अगर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, हाई प्रोबेबिलिटी के शुरू में जब आता है तो कच्चा ही होता है, फीका ही होता है और महंगा भी होता है, तो महंगा भी खरीदो और फीके के चांसेस भी ज्यादा हो. तो क्यों, हाँ नॉर्मली आम खट्टे होते हैं या हम वाटरमेलन लेते हैं तो अंदर से इतना जूसी या नहीं होता मीठा. इवैल्यूएट करना है कि रिस्क हाई है, रिवॉर्ड कम है. हाँ, और अगर हम कुछ टाइम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि अब टाइम आ गया कि सस्ते भी हो गए हैं और सीजन भी फुल है, अब अच्छी चीज आ गई होगी. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. डिसीजन मेकिंग में जब हम फैसला ले रहे थे, ऑफ कोर्स बिफोर टाइम है, तो हम उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे. एक उसका तरीका है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, चांसेस ऑफ अकरेंस, और लाइक्लीहुड के बेसिस पे हम फैसला ले रहे होते हैं. दूसरा है डेटा टेबल्स बनाते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या हुआ. ठीक है, तो हर आउटकम के इंपैक्ट्स हम देखते हैं. नेक्स्ट इज मैक्सिमम, मैक्सिमैक्स, मिनिमैक्स, रिग्रेट. ये 3 तरह के रिस्क एटीट्यूड्स होते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट के. एक हम कहते हैं रिस्क सीकर होता है. रिस्क सीकर जान हथेली पे लेके घूमता है कि क्या होगा, अगर चल गया तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा, लेकिन अगर मरा तो पहली फुर्सत में गिर जाएगा, क्योंकि वो रिस्क बहुत ज्यादा लेता है. जिस तरह हम कहते हैं एक हाई स्पीडर होता है, बड़ी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है, चल गया तो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी टक्कर लगा तो बंदा कहीं भी नहीं पहुंचेगा. 3 एटीट्यूड्स होते हैं. एक हम कहते हैं मैक्सिमैक्स, मैक्सिमम में से भी मैक्सिमम चाहिए, लालच. ये रिस्क सीकर होता है. हाँ, मैक्सिमम में से ज्यादा क्या हो सकता है, उससे भी ज्यादा मैं लूंगा. तो बॉल कैसी आ रही वो नहीं देखेगा, वो बल्ला घुमाएगा, और अगर वाकई में सही चढ़ गया तो छक्का, नहीं तो पहली बॉल पे डक वापस.
लेकिन रिस्क सीकर, इसको हम एग्रेसिव कहते हैं। दूसरे होते हैं रिस्क लेते जरूर हैं लेकिन सोच समझ के। रोड खाली है, मोटरवे कहीं नहीं नजर आ रही, तो वो माइकल शूमाकर बन जाएंगे। ये 120 पे गाड़ी भगाएंगे और भरम से फोटो निकालेंगे, स्टोरीज बनाएंगे कि देख कैसे तेरा भाई 120 पे चला रहा है। लेकिन जैसे ही उसको कहीं से फनक होगी ना, क्योंकि मोटरवे की है, सामने से लाइट से वो बिल्कुल 90 पे आ जाएगा। रिस्क लेगा लेकिन थोड़ा सोच समझ के। तीसरे होते हैं रिग्रेट करने वाले, वो सिर्फ देखते हैं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, रिग्रेट इज अफसोस। नहीं, किसी को भी नहीं देखेगा, वो कहेगा कि भाई मुझे नुकसान नहीं करना, क्योंकि बोलेगा यार इसमें फायदा है, तो फायदे को देखेगा ही नहीं। वो देखेगा जहां पे कम से कम नुकसान हो सकता है ना, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसको हम कहते हैं सोल लूजर्स, ठीक है। हाँ, लेकिन इवेल्युएट करेगा ही नहीं, रिस्क जहां पे भी देखेगा ना पीछे हो जाएगा। यानी ये कम से कम नुकसान को फॉलो करेगा, फायदे को देखेगा ही नहीं। ऐसा होते हैं, एक एग्रेसिव होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक पेसिमिस्ट होते हैं। सोल लूजर्स या नैरो माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है, जो हर बात में सिर्फ नुक्स निकालते हैं, ठीक है, और कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। अच्छा, इसी के ऊपर हम ट्रीज बनाते हैं, डिसीजन ट्री, ठीक है। डिसीजन ट्री में क्या किया जाता है, ग्राफिकली इसको प्रेजेंट किया जाता है समझाने के लिए, ठीक है। उसमें इवेंट्स होते हैं, जिस तरह हमने इवेंट बनाया और आउटकम बनाया, फेयर। सो साउंड्स लाइक स्क्विड गेम्स, लेकिन एक इवेंट है, उसके आउटकम है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो उसको लेफ्ट टू राइट पूरा ट्री बनाया जाता है और सॉल्व किया जाता है उसको राइट टू लेफ्ट। हाँ, सॉर्ट ऑफ फैमिली ट्री, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। एक होती है परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक होती है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के पीछे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा चीजें मुझे श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ पता चल सकती हैं। मुझे देखना होता है कि क्या मुझे इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या रिस्क लेना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इम्परफेक्ट है, लेकिन अगर मैं रिसर्च करता हूं तो वो जितना ज्यादा पैसे खर्च करूंगा उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटीज होंगी ना वो क्लियर होती जाएंगी। मिसाल में एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाऊं हैदराबाद में, और अगर फला सेलिब्रिटी को या सिंगर को बुलाता हूं तो कितनी टिकट्स बिकेंगी, सही है। पहला तो है यार पिछले कॉन्सर्ट में इतना हुआ था, फला के कॉन्सर्ट में इतने आए थे, तो मेरे कॉन्सर्ट में इतने आ जाएंगे, लेकिन तुक्का है। एक हो सकता है कि हम सर्वे करें, ठीक है। मिसाल आपने प्री लॉन्चिंग में खोल के देखा कि फला सिंगर आ रहा है, तो हमने देखा कितने क्लिक्स आते हैं, कितनी प्री बुकिंग्स होती हैं, कितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, कितने लोगों ने इवेंट को रजिस्टर किया और रिस्पॉन्स कैसा आता है, ठीक है। उस पर आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मे भी कुछ सस्ते टिकट्स रखने पड़ेंगे। और देखा कि 1 घंटे के अंदर सारे टिकट्स बिक गए, तो हम बोलेगा लोग तो पागल हो रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए। लेकिन सस्ते प्राइस पे भी टिकट्स ना बिके तो ये होगा कि खर्चा करेंगे लेकिन चीजें वाजे होती जाएंगी। परफेक्ट इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है, ठीक है, या उसके कितने पैसे हम दे सकते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन के, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कि इम्परफेक्ट करेंगे तो कितना हो सकता है, परफेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। जो इजाफी बेनिफिट होगा वो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये भी आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ, सही है, नहीं देखा नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो सेंसिटिविटी में हम क्या करते हैं, हर एक वेरिएबल की सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि अगर रेवेन्यू गिर गया तो क्या होगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ गई तो क्या होगा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट उतनी नहीं आई जितनी कि आपने सोची, उससे महंगी आ गई तो क्या होगा। तो हम कहते हैं व्हाट इफ, और तमाम खतरों को हम लॉक करके देखते हैं कि भाई अगर ये हो गया तो खैर हो जाएगी। अगर हम कहीं लगता है भाई वेरिएबल कॉस्ट अगर 3% भी बढ़ गई ना तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, हमें पता चलेगा बहुत रिस्की है। अगर लगेगा कि यार डबल भी होगी तो भी मुंह दे देंगे तो हम सेफ होंगे, या जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपने कैलकुलेट किया होगा जब हमने ब्रेक इवन कैलकुलेट किया, है ना। अच्छा, एक है सिमुलेशन। सिमुलेशन बहुत बेकार अप्रोच है, हाँ बहुत ही बेकार है, क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेड है। तो इसकी मैं आपको
प्रैक्टिकलिटी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये एग्जाम में आ नहीं सकता, इसकी सिर्फ थ्योरी आ सकती है। सिमुलेशन क्या होता है? रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट करके देखेगा कि इसके साथ ये हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है। हाँ, तो जिस तरह सट्टा मारा जाता है ना, अक्सर जुआ की जाती है कि कौन सी टीम जीत सकती है और उसके पीछे कोई लॉजिक्स ना हो, कोई मंतक ना हो, तो सिमुलेशन नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड, जिस तरह कुछ गेम्स खेली जाती है लोटो, उसमें रेंडमली कोई भी नंबर आ सकता है, प्राइस बॉन्ड है, कोई भी नंबर लग सकता है, तो सिमुलेशन ऐसे नंबर्स का गेम होता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है, तो उसकी थ्योरी आप खुद ही लिख सकते हो। अच्छा, आपने लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है? उसमें क्या होता है कि लेट्स से हम 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन मटेरियल तीनों में सेम यूज होता है। हाँ, जिसको हम बॉटलनेक भी कहते हैं, शॉर्ट सप्लाई भी कहते हैं, हिंड्रेंस भी कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट एक्स का, प्रोडक्ट वाई का, प्रोडक्ट जेड का, लेकिन उसमें जो लिमिटिंग फैक्टर का कोई एक होगा, फिर हम रैंकिंग करते हैं। मिसाल आपको सवाल क्या है कि मटेरियल भी शॉर्ट है, लेबर भी शॉर्ट है, हम कहेंगे ये कैसा होगा, मतलब अगर जितने तीनों के प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, ना उतना मटेरियल ना उतना लेबर है। हम करते हैं कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, तो रैंकिंग आती है एक्स वाई जेड। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर आता है जेड एक्स वाई। यानी मटेरियल कह रहा है कि पहले एक्स बनाओ, लेबर कह रहा है पहले जेड बनाओ। अब मैं किसकी मानूं? इसको हम कहते हैं मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स। अब तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसमें लिमिटिंग फैक्टर एक ही होता है, 2 नहीं होते, लेकिन जब 2 होंगे तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय मींस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सो दिस इज नथिंग टू डू विद प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर्स का कोई भी सीन नहीं है इसमें, बट लीनियर प्रोग्रामिंग इज ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। हम इसमें इक्वेशंस बनाएंगे कि कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, लिमिटेशंस कौन सी हैं, इक्वेशंस बनेगी, और उन इक्वेशंस को जब हम ग्राफ पे पुट करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनानी चाहिए। और इसमें आता है सिंप्लेक्स। हाँ, सिंप्लेक्स इसी का इक्वेशंस बनाने का एक मेथड है। वैसे सिंप्लेक्स का मकसद ये होता है, इसमें लिमिटिंग फैक्टर्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स 2 ही होंगे, 2 ही होंगे। 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर देगा ना, नहीं बन सकेगा, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस। तो एक प्रोडक्ट एक्स एक्सेस को डिनोट करेगा, एक प्रोडक्ट वाई एक्सेस को करेगा। जेड एक्सेस तो बाहर नहीं आ सकता, नहीं, ये लीनियर की है। सिंप्लेक्स में आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें फिर ग्राफ नहीं बनता। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन। पढ़ा हुआ है पहले? मल्टी प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है? ओके, व्हाट इज सीन है? सीन क्या है? बेसिकली हम ब्रेक इवन कैलकुलेट कैसे करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो आ जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको हम ब्रेक इवन वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉमन है, लेकिन 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ए का कंट्रीब्यूशन 50 है, बी का कंट्रीब्यूशन 60 है, सी का कंट्रीब्यूशन 80 है। अब ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? सो देयर इज नॉट जस्ट वन, बट हाउ कैन यू डिवाइड दैट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट? अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 15 लाख रुपए है पूरे महीने की, एंड यू कैन प्रोड्यूस ए, बी एंड सी, अर्निंग 50, 60 एंड 80 रुपए पर यूनिट, ब्रेक इवन कितना होगा? यू कैन नॉट कैलकुलेट। या तो ए बी सी को कॉस्ट तोड़ के दे दो फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो जनरल है, वो तो प्रोडक्ट वाइज है ही नहीं। इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ब्रेक इवन वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेक इवन रेवेन्यू, CS रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सारी चीजें इसमें होती हैं। सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट का फर्क आ जाता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज,
जिस तरह आपने पढ़ा है कि प्राइसिंग करने का एक तरीका होता है कॉस्ट प्लस, बट दैट इज नॉट लिमिटेड टू दिस। अगर कस्टमर आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तो व्हाई डोंट यू सेल इट एट हायर प्राइस। ऐसा भी हो सकता है कि कम कीमत रखने से कस्टमर कहे कि तो बहुत बेकार है क्योंकि बहुत सस्ता है। सही है। लाइक एसयूवीज के अंदर एमजी ने लॉन्च की थी एचएस, एक गाड़ी लॉन्च की थी एचएस। Hyundai ने लॉन्च की थी टूसॉन। अच्छा, ऐसे 4-5 गाड़ियां, लेकिन 5 सीटर थी। डीएफएस के प्रिंस ने लॉन्च की थी ग्लोरी, वो 7 सीटर है, लेकिन उसने कीमत रखी 40 लाख रुपए, वो चल रही थी 58 लाख रुपए की, 40 लाख, 12 लाख रुपए का फर्क रखा। सही है, वो ज्यादा चार्ज कर रहे थे। सीट्स भी 5 हैं, इसमें सीट्स भी 7 हैं, इसमें फीचर्स भी ज्यादा हैं, तो उस बिकनी ज्यादा कौन सी चाहिए थी? ग्लोरी। लेकिन बिकी स्पोर्टेज ज्यादा। ठीक है, किया की स्पोर्टेज ज्यादा बिक गई, एमजी की एचएस ज्यादा बिक गई, टूसॉन ज्यादा बिक गई, ग्लोरी इतनी नहीं बिकी, हालांकि बिकनी ज्यादा चाहिए थी। लेदर सीट्स हैं, फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, 7 सीटर है, क्लाइमेट कंट्रोल है, एक शायद पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो प्राइसिंग के पीछे बहुत ज्यादा कहानियां होती हैं। कंपनी ने एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल करना था, वो शायद इसने कहा कि मैं पेनिट्रेशन से करूंगा, मैं सस्ती कीमत चार्ज करूंगा। फोन्स है, जब कोई नया ब्रांड मार्केट में वीवो है लॉन्च होता है, रियलमी लॉन्च होता है, इन्फिनिक्स लॉन्च होता है, वो सैमसंग को टक्कर तो नहीं मार सकता ना। इवन हुआवे ने भी अगर सैमसंग को टक्कर मारने की कोशिश की तो फेल हो जाएगा। अगर कोई कस्टमर कहता है 1.25 लाख 2 लाख रुपए का, अगर 2.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदना ही है तो फिर एप्पल का ना ले लो, फिर सैमसंग का ना ले लो, फिर इस पे सर खपाऊं फायदा। इनको मैं तभी ट्राई करूंगा भले 5 कैमरास वाला हो, भले 100x जूम हो, लेकिन ट्राई तब करूंगा जब सस्ता होगा। अगर महंगा होगा तो मैं ट्राई नहीं करूंगा। तो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने कीमत तय कर ली, गलत, फेल, गलत कीमत तय कर ली, फेल हो गए। ओके, अच्छा, इसमें शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, MC इक्वल टू MR। तो डिमांड बेस्ड हम प्राइसिंग करते हैं कि इतने यूनिट्स बेचने के लिए हमें कीमत क्या रखनी चाहिए, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ख्याल किया जाता है, PED, वो इसमें आएगा। मार्कअप किसको कहते हैं, मार्जिनल किसको कहते हैं, ये ऑफ कोर्स बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं तो मार्कअप मार्जिन काम में आएगा, लेकिन अगर हम कॉस्ट को देखते ही नहीं कीमत सेट करते वक्त, हम मार्केट को देख के कीमत सेट करते हैं, जिस तरह टारगेट कॉस्टिंग में भी हमने देखा, तो हमें मार्कअप मार्जिन का ध्यान नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। व्हाट डज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स मीन? बेसिकली सेंटर्स की कि कंपनी को जब तकसीम किया जाता है तो एक रखे जाते हैं उसमें कॉस्ट सेंटर्स, एक रखे जाते हैं रेवेन्यू सेंटर्स, एक होते हैं प्रॉफिट सेंटर्स और एक होते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। जब कंपनी डेलीगेट करती है तो अपना कंट्रोल लूज हो जाता है, जिस तरह आपने किसी दौर में पढ़ा होगा सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, जो कमांड ऑफ कंट्रोल होता है वो सीनियर मैनेजमेंट के हाथ में होता है, लेकिन अगर हम ऑटोनॉमी देते हैं तो कंपनी जो मैनेजमेंट उसका कंट्रोल लूज हो जाता है। लेकिन हमें फिर रिवॉर्ड जो करना चाहिए उनको, वो फेयर बेसिस पे करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो ऑनर बन के काम करें। जो डिवीजन का मैनेजर है, जो ब्रांच का मैनेजर है, जो कैंपस का हेड है, वो ऑनर बन के काम करे, वो जान मारे। सही है? हाँ, लेकिन अगर आपने अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए हैं तो कंपटीशन भी होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से, दूसरे तीसरे से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर परफॉर्मेंस एवेल्यूएट की जाती है। पहला तो आप बनाते हैं बजटरी सिस्टम। ठीक है, बजट बनाते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। इसमें एक होता है फिक्स्ड बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, एक होता है रोलिंग बजट। अच्छा, इसमें बिहेवियरल इंप्लीकेशंस देखी जाती हैं। देखो, आपने अगर किसी बंदे को टारगेट दिया है ना, तो जिस तरह किसी मूवी में नहीं पढ़ा था कि 2 तरीके होते हैं, या तो खुद मेहनत करके पास करो या दूसरे को फेल करवाओ। ठीक है, तो दूसरों को, हाँ, 3 इडियट्स में जिस तरह वो कॉन्सेप्ट होता है, वो दूसरों को फेल करवा के भी हम अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा।
अगर एक कस्टमर एक सेल्स एजेंट से चीज बाय कर रहा होगा तो दूसरा सेल्स एजेंट उसको काटेगा, वो कहेगा उससे नहीं करो मुझसे करवाओ, क्योंकि ओवरऑल सेल तो कंपनी की होनी है लेकिन कमीशन मुझे मिलेगी। इवन बाइको पेट्रोल पंप पे कभी अगर आप एक्सपीरियंस करें तो ऐसा होगा कि जब आप बाइकों पे जाएंगे ना तो हर बंदा आपको अपनी तरफ बुलाएगा, ठीक है। बाइक है तो कोई लिफ्ट नहीं करवाएगा, लेकिन अगर गाड़ी है उसको लगता है कि इसमें 40-45 लीटर या 50 लीटर आएगा, वो सर से इधर 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 आ जाए, वो आपको अपनी तरफ कॉल करेगा। तो आपको लगता है खैरियत तो है, इतना वेलकमिंग। दरअसल हकीकत क्या होता है कि जितना भी पेट्रोल उसके डिस्पेंसर से डलेगा उसको इसकी एक परसेंटेज कमीशन मिलती है, वो उतना ही मोटिवेशन के साथ काम करता है। जिस तरह आप कभी रेस्टोरेंट से बाहर गुजरे, मिर्ची 360 के बाहर से गुजरे, पीके के बाहर से गुजरे, बंदे आपकी गाड़ी में घुस के आ जाते हैं, भाई नहीं खाना, फिर भी इस वजह से क्योंकि उनको परसेंटेज कमीशन मिलती है। अगर फिक्स सैलरी वाला होता ना, आप हॉर्न मार मार के थक जाएंगे, आपकी गाड़ी तक नहीं आएगा, देख यार वो बुला रही है, देखो वो बुला रही है। आपने पीआरपी देनी है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मैनेजर, हाँ, और हेल्दी कंपटीशन हो, कंपनी के फायदे में आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसकी कुछ बिहेवियरल इंप्लीकेशंस भी आती हैं। वो जानबूझ के क्या करेगा, चीजें छपड़ करेगा। मिसाल, वो अगर जहां बचत कर सकता था ना वो बचत करेगा नहीं। अज्यूम एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको आपने कह दिया कि यार ये प्रोडक्ट बनाने में 5 kg मैं आपको अलाउ कर रही हूं, लेकिन देखो जितना बचाओगे ना, वेरिएंस उतना फेवरेबल आएगा, उतना मैं तुम्हें रिवॉर्ड करूंगी। लेकिन वो कहेगा कि अगर ये चीज मैं बनाने को तो 3.5 किलो में भी बना सकता हूं, लेकिन अगली बार ना ये मुझे देगी 3.5 किलो, तो क्यों ना मैं 5 kg ही स्पेंड करूं। फिर तो उसकी कुछ बिहेवियरल इंप्लीकेशन, स्लैक क्रिएट करते हैं ये, या डिसफंक्शनल बिहेवियर क्रिएट करते हैं। थ्योरेटिकल है, हम इसको में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बजट पार्टिसिपेशन, कि बजट मैंने बना के आपको थोप दिया है या हमने मिलकर सेट किया है। एक होता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप। अगर मैं आपसे इनपुट लेता हूं तो आपको मोटिवेशन होगी कि यार मुझसे पूछ के रखा है, अगर मैं अपनी तरफ से थोप दूं तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। ओके, देन इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। रिमेंबर, अब हम फाइनेंशियल पे नहीं है, अब हमें नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनिटरी, क्वालिटेटिव फीचर्स को भी देखना है। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, यानी किसी भी डिवीजन की परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट की जा सकती है। मिसाल, अगर एक बंदा कॉस्ट का जिम्मेदार है, प्रोडक्शन मैनेजर है, और उसको मैं कहूं तुमने कम में क्यों बेच दिया, तो मुझे बेचा मैंने कब, मेरा काम ही नहीं था, उसको मैं कॉस्ट का जिम्मेदार ठहरा सकता हूं, ठीक है। प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, उसको मैं कहूं इतना ज्यादा मटेरियल क्यों खरीदा, मेरा थोड़ी काम है, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा था कि मुझे इतना चाहिए, कितने का खरीदा है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। डेलीगेशन होनी, यानी एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सेग्रीगेशन के किसका क्या काम है। उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एक हमने पढ़ा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, एक छोटा सा मैंने आपको बताया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। तो आपने मल्टीपल चीजें मुझे बताई कि हॉस्पिटल चूज करने के लिए मैं ये चीजें देखूंगी, या से फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कि आपको किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, पंजाब जाना है यहां से, तो आप कौन सी बस चूज करेंगे। डेवू, वाई डेवू, वाई नॉट सोहेल नंबर 1 शानदार शालीमार टाइप। ओके, अब आप कहेंगे कि इसके कुछ सक्सेस फैक्टर्स हैं, आप कहेंगे कि डेवू, एग्जैक्टली, पहला टिकट पहले से बुक होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होगा। जिस तरह ईद के दिनों में क्या होता है, जैसे बस आपको बक 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 जो पहले बैठा, भाई मैंने पहले बैग मैंने रखा था, पहले मैं यहां पे बैठा था, ये मेरी सीट है, वो चक्कर नहीं होंगे, सिक्योर होगा। हर पैसेंजर को बैठने से पहले उसकी मेटल डिटेक्शन स्कैनिंग करेंगे, उसके बैग से स्कैन करेंगे, उसके बाद उसको रखेंगे। ऐसे ही नहीं कोई थैला लेके आगे बैठ गया। कैमरास लगे हुए हैं, किसी ने अगर किसी को शीशी सूंघा दी, कुछ अक्सर बसेस में ये वाकयात होते रहते हैं कि कुछ खिला पिला देते हैं, सामने वाला बेहोश पड़ा होता है, उसकी सारी चीजें ले जाता है। उसके बाद खाने पीने के लिए कुछ देते हैं, यानी जब पानी मांगेंगे तो भागती हुई बस के बीच में गिलास नहीं थमा देंगे, जो कि मेरे ऊपर भी गिर रहा होगा और बाकी पैसेंजर्स के ऊपर भी गिर रहा होगा। म्यूजिक का सिस्टम लगा हुआ होगा, हेडफोन अपने प्राइवेट दे देंगे, ब्लैंकेट दे देंगे, पिलोज दे देंगे, हाँ, यस। और
किसी पैसेंजर के कहने पे रुकेंगे नहीं। कोई अगर रास्ते में हाथ देता है कि मुझे आगे जाना है, देवू भले पूरी खाली पड़ी हो, रुकेगी नहीं। वो किसी पैसेंजर को रास्ते से कैटर नहीं करेगी, नहीं। फिर इनके कुछ अपने टर्मिनल्स होते हैं, अपने टर्मिनल में जाएंगे, वहां मेंटेनेंस होगी, बसेस चेक होंगी, ड्राइवर की आंखें चेक करेंगे, ड्राइवर को नींद तो नहीं आ रही, ठीक है। और अक्सर ड्राइवर कॉल में उनसे कनेक्ट रहते हैं। कभी अगर ड्राइवर लॉन्ग जर्नी पे थकान फील करता है ना, तो वो आगे इंस्ट्रक्शन दे देता है कि फला स्टेशन पे, मुल्तान स्टेशन पे मैं चेंज करूंगा, मुझे थोड़ा ड्राउजीनेस फील हो रही है, वो उसको चेंज कर देंगे, सही है। पैसेंजर को प्रॉपर खाना पीना देंगे। नाउ देयर आर सम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। लेट्स से हम कहते हैं कि योर सेटिस्फैक्शन इज आवर प्रायोरिटी, यानी ये हमारा सक्सेस फैक्टर है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। हाउ कैन यू मेजर दिस कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है? बार बार पूछूंगा, हाँ भाई खुश हो? ओके ओके, नंबर 1 पूछा, फीडबैक कार्ड दिया, हाँ भाई देखो खुश हो, यस। हाउ एल्स? अगर मैं ये देखूं कि कस्टमर ने 4-5 बार यहां से टिकट बुक करवाई है, रिपीट सेल्स, ठीक है, या रेफरेंस है, लेट्स से कभी कभी ना पूछते हैं कि रेफरेंस किसने दिया था, और वो देखा कि ये कस्टमर मजीद पैसेंजर्स हमारी तरफ भेज रहा है, यानी खुद सेटिस्फाइड है। हमें देखना होता है कि हाउ कैन वी मेजर दिस। इस पे आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि एक होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मिसाल हम कहते हैं कि अगर आपको कुछ चीज कुरियर करनी हो तो विच कुरियर कंपनी वुड यू चूज? से आप कहते हो टीसीएस करेंगे या लेपर्ड करेंगे या फेडेक्स वगैरह करेंगे, क्यों? तो एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर आप कहते हो टाइमली डिलीवरी है, पहुंच टाइम पे जाती है, तो कंपनी को पता चला कि अच्छा कस्टमर को टाइम पे चीज पहुंचने को वैल्यू देता है, यानी ये हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। लेकिन हाउ वुड यू मेजर? कंपनी क्या करेगी, अपने पास एक सेट रखेगी कि हम इस तरीके से मेजर करेंगे कि हमारी टाइमली डिलीवरीज होती है या नहीं होती। अब बार बार कस्टमर से पूछने की जरूरत नहीं, हाँ भाई पहुंच गई। आपके पास ट्रैकिंग आईडी है, आप देखो कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स टाइमली डिलीवर हुए और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिले हुए हैं, ठीक है। लाइक मैकडॉनल्ड्स, इट्स फास्ट फूड, केएफसी, इट्स फास्ट फूड, दैट शुड एक्चुअली बी फास्ट फूड। तो ऐसा होता है कि एक विंडो पे आपने ऑर्डर दिया, दूसरी विंडो पे आपका ऑर्डर तैयार होना चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही एक अकाउंट से, जैसे ही काउंटर से ऑर्डर जनरेट होता है, इनकी किचन में काउंटडाउन शुरू हो जाता है और उनको उस 10 सेकंड्स के अंदर, 15 सेकंड्स के अंदर एंटर मारना होता है कि ऑर्डर डिलीवर हो गया है। ये ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट होती है कि परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स डिलेड। ये कहलाता है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक आता है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, ठीक है। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव्स है। कहता है कि किसी कंपनी की कामयाबी सिर्फ पैसों पे नहीं है कि एक कंपनी कमाती कितना है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो रिजल्टेंट है, जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो डिटर्मिनेंट है, यानी किसकी वजह से रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू आ रहा है सिर्फ इसको नहीं देखो, प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ इसको नहीं देखो, ये किसकी वजह से आ रहा है। उसमें कस्टमर पर्सपेक्टिव है, इंटरनल पर्सपेक्टिव है, इंप्लॉय पर्सपेक्टिव है। तो अगर आपका इंप्लॉय सेटिस्फाइड है, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, अगर आपकी मशीन्स एडवांस्ड है, अगर आप इनोवेट कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहे हैं, तो आपको चारों पर्सपेक्टिव्स को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ये बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है। नॉर्टन एंड कैप्लान के ऑथर्स हैं, उन्होंने ये अप्रोच दी है। ओके, बेंचमार्किंग, यस पढ़ी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हमारा पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। बेंचमार्किंग इज के आप पार्टनर बनाते हो किसी को, बेंचमार्किंग पार्टनर के वील बी शेयरिंग आवर डेटा विद यू एंड यू शुड बी शेयरिंग योर डेटा विद अस, ठीक है। तो आपके डेटा को हम बेंचमार्क करेंगे, हमारे डेटा को आप बेंचमार्क करोगे। मिसाल 2 सुपर स्टोर्स है, वो एक दूसरे के साथ बेंचमार्किंग करते हैं, हाँ यस। उसमें क्या होगा कि ये सुपर स्टोर देखेगा कि वो सुपर स्टोर कौन सी चीज कितने में बेच रहा है, तो जो चीज वो सस्ती बेच रहा है, मैं महंगी बेच रहा हूं, मुझे उसको कम करना है, जैसे मुर्गी वगैरह के दाम होता है। हाँ।
मल्टीपल मैं बेंचमार्किंग में आज से ज्यादा डेटा लिया करूंगा, ठीक है। ये हम दोनों की बेहतरी के लिए है। तो दो एयरलाइन कंपनीज अगर आपस में बेंचमार्किंग करें तो वो देखेंगे मेरे पास कितने पैसेंजर्स पर ट्रिप है, आपके पास कितने पैसेंजर्स पर ट्रिप है, आपकी कॉस्ट पर ट्रिप जाती है। लेकिन जब आप एग्रीमेंट करोगे तो जाएगी। लीक तो नहीं कर रहे हैं, मैं तो डेलिबरेटली दे रहा हूं। इतना तो मैं सोच समझ के रख सकता हूं कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, और मुझे वो सामने से भी उतनी ही इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन हम दोनों की बेहतरी में होगी। तो अगर मुझे पता चले कि एक इंस्टीट्यूट अगर चल रहा है, उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है, उसकी सैलरीज कितनी है, तो कल को मैं भी तो अपने स्टाफ को उस हिसाब से पे करूंगा ना, मैं भी उस हिसाब से चार्ज करूंगा ना। तो इसको हम बेंचमार्किंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ थ्योरी है। ऑफ कोर्स सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्युएट किया जा सकता है, उसके लिए एक अप्रोच है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। वो बैलेंस स्कोर कार्ड की तरह ही है। बैलेंस स्कोर कार्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, और जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है। अच्छा, फिर आता है डिविजन्स। ये लास्ट एरिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। डिविजन्स में क्या होता है कि अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से कॉम्पीट करेगी, और हर किसी ने अपनी सियासत चमकानी है। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। पहला आपने देखना है कि किसी भी डिवीजन की परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट की जा सकती है, ठीक है। उसका रेशियो रखा जाता है अक्सर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या दूसरा होता है RI, रेजिडुअल इनकम, ठीक है। उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसकी बेहतरियां हैं, ये हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हाँ, ये बेसिकली एक ट्रेडमार्क है, स्टीवर्ट फर्म, कैनेडियन फर्म है, उसका बनाया हुआ एक अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है, और ये भी डिवीजन की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने में यूज होता है। लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। व्हाट डज ट्रांसफर प्राइसिंग मीन? कि एक डिवीजन चीज बनाती है और वो दूसरी डिवीजन को बेचती है, दूसरी डिवीजन उसको मजीद बनाती है और आगे बेचती है। अगर डिवीजन ए ने 100 रुपए में बनाई और 100 रुपए में बेचती, इसने कुछ नहीं कमाया। इसने उस पर मजीद 100 रुपए खर्चा किया तो 200 रुपए की पड़ गई, और उसने 500 की बेच दी, 300 रुपए कमाए। कंपनी ने कितने कमाए? 300 रुपए। ए ने कितने कमाया? 0। बी ने कितने कमाया? 300। ए कहेगा यार मेरी तो मतलब परफॉर्मेंस मारी जा रही है। ओवरऑल कंपनी को तो न्यूट्रल होना चाहिए ना, कि खैर आप दो या वो दो, मुझे तो मिल रहा है। लेकिन कल को जब अवार्ड्स बांटे जाएंगे ना, प्रमोशन दिया जाएगा ना, बी को दिया जाएगा, ए को नहीं दिया जाएगा। ए क्या कहता है कि यार मैं 100 रुपए की चीज बना के 400 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। 400 में बेची, इसने 100 रुपए खर्चा किया, उसको 500 की पड़ी, 500 की बेच दी। कंपनी ने कितना कमाया? 300। लेकिन बी ने कुछ नहीं कमाया, ए ने कमाया। तो एक डिवीजन दूसरी डिवीजन को अगर कोई गुड्स और सर्विसेज देगा तो किस कीमत पे देगा, उस कीमत को हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर मैं आजाद छोड़ देता हूं कि आपस में सेट कर लो, मे भी फड्डे हो जाए। अगर मैं इंटरफेयर करता हूं तो कल को परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में कहेगा कि आप बीच में आ गए थे, आप नहीं आते, मैं खुद ही कमा लेता उससे, आप फुजूल में बीच में आ जाते हो। तो इससे डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं दोनों तरीके से। मैं इंटरफेरेंस करता हूं तो भी मरता हूं, नहीं करता तो भी मरता हूं। लेकिन हमें ओवरऑल कंपनी का एडवांटेज देखना है। तो यू एंड आई, बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, कैन बी एक्टिव इनफ टू डिटरमिन अ ट्रांसफर प्राइस ऑन विन विन बेसिस, ठीक है, ऑन अ विन विन बेसिस। कि जो सेलिंग डिवीजन का मैनेजर है वो भी खुश होना चाहिए, जो बाइंग डिवीजन का मैनेजर है वो भी खुश होना चाहिए। अच्छा, इसमें फिर इंटरनेशनल इफेक्ट्स होते हैं कि एक मुल्क में डिवीजन है और एक दूसरे मुल्क में डिवीजन है। पाकिस्तान की डिवीजन पे टैक्स बहुत ज्यादा है, दुबई की डिवीजन पे टैक्स बहुत कम है। अगर मैं पाकिस्तान की डिवीजन से प्रॉफिट कमाऊंगा तो कंपनी का नुकसान है, तो मैं क्यों ना रेट बेच दूं, जितने में बनाया उतने में बेच दिया, तो सारा का सारा प्रॉफिट कौन कमाएगा? दुबई डिवीजन कमाएगा, और दुबई डिवीजन को टैक्स ही नहीं लगेगा। तो कंपनी का फायदा टैक्स बचाने में है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग को इंटरनेशनली इस बात के लिए भी यूज किया जाता है। या तो हम देखो, डिविडेंड्स तो हम सारे नहीं दे सकते, तो पैसे भेजने हैं, हम गुड्स बेच देंगे और उसके थ्रू पेमेंट भेज देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें इसमें यूज की जाती हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। टॉपिक्स बड़े अच्छे हैं, और ध्यान आपका ये रहना चाहिए कि हम एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम काम कर रहे हैं, एंड वी आर चेंज एजेंट्स। हमने कंपनी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज को नॉक करना है कि कंपनी कॉम्पिटिटिवली
फ्लरिश करे, ठीक है, टॉप पे आ जाए। उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, उसको मेजर कैसे किया जाए, उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी होंगी, ठीक है। सो दिस इज सिलेबस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे इसको।